बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब, ये मामला इतना आसान नहीं है। आज मैं चीफ जस्टिस साहब के टिकर पढ़ रहा था, स्क्रीन के ऊपर चल रहे थे बड़े बड़े वो फट्टे से कि ये इम्प्लीमेंटेशन बेंच क्या होता है। सही है, इस केस में भी इम्प्लीमेंटेशन बेंच है और आज 3 इम्प्लीमेंटेशन बेंच थे। मेरा ख्याल है कि उनकी तनख्वाह भी जो जज साहब की है वो सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज साहब के बराबर ही है, जो इम्प्लीमेंटेशन बेंच का रिटायर्ड जज साहब जो सरबराही कर रहे हैं। नहीं बना जज, बेंच बना नहीं है। जो ये बैरियर टाउन वाले केस बेंच नहीं बना, नहीं बना। मैं उसमें हुआ ये है, जजमेंट आई, 3 जजमेंट्स हैं बैरियर टाउन के बारे में। एक कराची वाली है, एक लाहौर वाली है और एक ये बड़ी इस साइड की है, ये इस्लामाबाद की। उसमें मैं भी एक पार्टी का वकील हूँ। तो उन्होंने सबसे पहले वो जजमेंट दे दी उन्होंने और ये कहा, बेंच था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब से हम दरख्वास्त करते हैं कि जजमेंट हमने जो दी है ना, इस पर इम्प्लीमेंट कराने के लिए आप एक बेंच बना रहे। ये पहली दफ़ा बेंच पाकिस्तान की हिस्ट्री में बना था पनामा में, उससे पहले कभी नहीं बना। इंडिया में एक दफ़ा बैरियर टाउन की जो कराची वाली मिलिट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी वाला केस है, उसमें इम्प्लीमेंटेशन बेंच है। जी बेंच है, उसमें है इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, दो मुख्तलिफ चीज़ें ना। एक है इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो 3 जज आज बैठे थे, जो आज नहीं, वो डिफरेंट है। एक उन्होंने लिखा हुआ है कि हमने ये पैसा आप इस्तेमाल जो है ये सुप्रीम कोर्ट की सुपरविजन में करना, उसमें चीफ जस्टिस होगा, चीफ मिनिस्टर का नुमाइंदा होगा, गवर्नर का होगा, AG होगा, फला होगा, सरकारी मुलाजिम। जज साहब भी हैं, वो कौन? जी रिटायर नहीं, अभी बनाना था मुस्लिम हानी को या फैसल अरब को, फैसल अरब पोस्ट जी वो जजमेंट भी उन्होंने दी थी ना यार, अब क्या बताऊं आपको। मुशर्रफ केस में भी वो थे बस ज़्यादा बात भी फैसल अरब साहब की है, मेरे ख्याल में इजाज़त की है। उसमें बाद में ये है कि वो बेंच केस लगा ही नहीं। लिखा था जिस किताब में कि इश्क हराम है वही वो किताब गुम, बड़े मज़े की बात है। वो तो 4-3 साल का था ना। ये जो मरी वाला ये है ना, इसका फैसला हुआ 18 में, आज तक नहीं लगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ना लगने की वजह, मैंने ब्रेक पे जाना, वेरी शॉर्ट जी, केस ना लगने की वजह, बड़े बड़े मजबूत लोग, उन मजबूत लोगों की वजह से केस ही नहीं लगता। क्यों लगता? सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसा हो जाता यार। इसी सुप्रीम कोर्ट ने, मैं लफ्ज सख्त करना, दलाली तो नहीं कहना चाहता, नहीं गलत लफ्ज है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पे नहीं आप बोल मैं सुप्रीम कोर्ट नहीं, इस जो साहब, चलो जी, शेख अहमद सईद साहब ने जो उन्होंने 460 बिलियन दे दें, ये किस कानून साहब में कहता? ये तो है ही नहीं। वो किसने करवाया था? किसने करवाया? हमें सबको पता है। कराने वाले फैज साहब थे ना, और कौन था? और ये किस खैसियत में इन्होंने किया था? आज इसलिए सवाल उठा है। इसके ऊपर आपसे सवाल उठेगा, जवाब देंगे अदालत को, सुप्रीम कोर्ट को आपसे पूछा जाएगा। मुझे पूछा जाऊंगा तो मैं सीधी सी बात करूंगा। आज उन्होंने इशारा भी किया, ये जो कह रहे हैं ना जयगौदरी केस, ये ख़त्म होना चाहिए। सिंध के अवाम को, अच्छा कमाल देखें, वो सिंधियों का पैसा आज तक हड़प किया, सुप्रीम कोर्ट बैठी है, वो पैसा भी नहीं दिया सिंध को, गरीब मिस्कीन हारियों को। वापस होना चाहिए ये सारे का सारा मसला। और अगर करना भी है तो मार्केट रेट पे लेकर सिंध को पैसा दे। ब्रेक ले लीजिए, ये तो मजाक ना बनाए। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पाकिस्तान में वापसी है और इस्तेहकाम पाकिस्तान में कुछ लोगों की शमूलियत का भी इम्कान है 21 अक्टूबर को। डॉक्टर साहब कुछ रोशनी डालें, वो शख्सियात कहाँ से आ रही हैं जिनकी ज्वाइनिंग होनी? मलिक साहब, आपको पता ही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने एक अवाम राब्ता मुहिम जो है उसको मुख्तलिफ ज़िलाई और रीजनल लेवल पर शुरू कर दिया। खानेवाल में हमारा पहला जलसा हो रहा है, इसके साथ सीरीज़ ऑफ हमारी जलसे हैं जो कि 9 जलसे। 21 को किसने शामिल होना? 21 को मल्टीपल, आपको पता है कि हमारी जमात हर एक को खुले बाजों के साथ वेलकम कर रही है और जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। और पाकिस्तान के दो लोगों की इस वक्त डील है, मैं ऑन एयर भी कहूँगा, एक नवाज शरीफ की डील है और एक इस्तेहकाम पाकिस्तान की, और KP में परवेज खट्टक की डील है। तो आप लोगों ने आना तो है, किस हैसियत में आना है अभी मुझे नहीं पता, वजन कितना होना है आपका? पाकिस्तान पार्टी की डील अवाम से है और हम अवाम से डील करने जा रहे हैं और इसीलिए हम जो है वो जो आज भी हमारी मीटिंग हुई है और उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं। किसने शामिल होना है? देखिए, ये तो अब पटारे से जब वो कोई निकलेगा है कहाँ से, ये बता दें किस इलाके से? देखिए, एक नहीं है, हमारी कोशिश है कि 21 तक और उस मैक्सिमम अक्टूबर तक जो हमारी टीम के साथ जिसने जुड़ना है और फिर पब्लिक के अंदर जहाँ हम जाएँ
वहाँ के नामवर इलेक्टेबल और जो उस रीजन के अंदर Electables का दोज हु मैटर, हम उनको अपनी टीम का हिस्सा बनाएं। ठीक है जी। बैरिस्टर साहब, एक केस रह गया जी पूछना आपसे, साइफर वाला। साइफर में आज़म खान का 161 का स्टेटमेंट, पहले तो ये 161 भी आप बता दीजिए। आज़म खान का स्टेटमेंट बड़ा सख्त है, वो कहता है कि मिलिट्री को टारगेट करने की और सियासी मुखालफिन को दबाने के लिए इमरान ने इसको खेला है इसके ऊपर। और असद मजीद का 161 का स्टेटमेंट कहता है कि इससे हमारी फॉरेन जो डिप्लोमेट्स की कम्युनिकेशन का नेटवर्क है उसकी इंटेग्रिटी जो है वो बुनियादी तौर पर क्वेश्चन हो गई है, और कहीं वहाँ थ्रेट का या कॉन्स्पिरेसी का जिक्र था ही नहीं। दोनों का 161 का बयान है। ये क्या है 161 का बयान? जब कोई जुर्म होता है उसकी तफ्तीश होती है, तफ्तीशी अफसर जो किसी गवाह का या मुलजिम का बयान लिखता है उसको 161 का 161 का बयान कहा जाता है। तफ्तीशी अफसर के सामने इन लोगों के मतलब वो जो डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट जो इन्होंने साइन किए हैं, अलबत्ता गालिबन मैंने जो अखबार में पढ़ा है, आज़म खान ने अदालत में जाकर मजिस्ट्रेट के सामने भी ऐसा बयान दिया जो 164 का होता है। हाँ, उसकी लीगल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ये 161 की मेरे पास ये 161 है, तो इसकी लीगल वैल्यू उतनी नहीं है, लेकिन करायन और हालात यही बताते हैं। सबको पता है कि ये ऐसा ही हुआ होगा और यही खबर ऐसी ही होगी, लेकिन वो जो अदालत में उसने बयान दिया है ना, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। वो बिल्कुल उसने यही दिया है। और मैं आपको बताऊँ, ये एक मजाक सा हमने पाकिस्तान के साथ किया है। देखिए, कुछ मामलात ऐसे होते हैं। आज़म खान का आपने वो स्टेटमेंट की कॉपी जी मैंने देखी हुई। मतलब वो अगर आप उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़े ना तो वो हर एक स्टेप को इंडोर्स कर रहा है आज़म खान। जी बिल्कुल यही है। तो मुझे फ़ोन आया, प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया, फिर फॉरेन सेक्रेटरी को हमने कॉल किया, शाह महमूद को बुलाया, वो प्ले जो कहते हैं ना, प्ले करेंगे। उन्होंने कहा कि ये एक यूएस ऑफिशियल की गलती है, मेरे काम आ जाएगी, देखना अब इसको मुझे अपोजिशन को दबाना कैसे। मुझे दुख ये होता है, एक मिनट, मुझे दुख ये होता है कि हम पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के, हम एक बुत बना रहे थे, हमें मालूम नहीं था इस बंदे के सेक्रेटरी को प्रोफाइल किया है, और उसने लोगों को जो कहानियाँ बताएं। बस मैं एक शेर इकबाल का सुनाना चाहता हूँ, है तो मुश्किल लेकिन आसान करके। एक हसन ने सबा होते थे किला अलमूत में, जो लोगों को नशा पिला के बंदे मरवाते थे। इकबाल ने उसका एक हवाला दे के कहा है कि साहिर अलमूत ने दिया तुझको बरगे हशीश, हसन ने सबा ने तुम्हें भंग पिलाई। वो तू नादा समझता है कि ये है शाख नबात, तू समझता है कि ये मिस्री की डली है। सारा ड्रामा ये हुआ है। और पाकिस्तान के फ़ैन काम तल्लुकात हों, समाजी रिश्ते हों, अदालतें हों, हमारी सिविल मिलिट्री रिलेशन हो, सियासत जमात, उसने उसको ना तहस नहस कर दिया। साइफर के ऊपर आपसे ही पूछ रहा हूँ, फिर डॉक्टर साहब से एंड पे लेते हैं। साइफर के ऊपर आपको क्या नजर आता है? इन दोनों बयानात को आपने भी पढ़ लिया। देखें ना, जो आप उस की बात करते हैं 161, वो CRPC के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड होती है तफ्तीशी ऑफिसर के सामने, और उसके अलावा जो 164 की स्टेटमेंट है वो एक किस्म की कन्फेशनल स्टेटमेंट ही होती है, और उसमें एक अलग विटनेस बन जाता है मैजिस्ट्रेट साहब कि ये जो आपके ख्याल में ये भारी डॉक्यूमेंट है, मुश्किल पेश है? जी मैजिस्ट्रेट साहब भी बतौर विटनेस पेश होंगे। अभी तो 161 है, 164 भी हो चुका है। 161 को फर्दर सपोर्ट जो मिली है 164 हो चुकी है। 161। डॉक्टर साहब से भी क्लोजिंग रिमार्क्स ले जी, मैं साइफर जो है वो एक ऐसा बयानिया था जो हमारे अवाम के जज्बात एहसास से खेलने की एक ऐसी साजिश थी। नहीं, जो साइफर है, ये कि एक प्राइम मिनिस्टर होते हुए मजमे में ये लहराया कि ये वो साइफर है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में उसकी वायलेशन। एक लाइन में डॉक्टर साहब, जी मैं सिर्फ ये कहूँगी कि ये हमारे मासूम ज़हन जो हमेशा से ये समझते रहे कि फ़लान का जो यार है वो गद्दार है, और वो उसको कैश कराया उन्होंने, उनके जज्बात से खेला, और आज भी वो फ़ख्र से जो ये लिख रहे हैं गाड़ियों के नीचे कि क्या हम कोई ग़ुलाम है, तो वो ग़ुलामी जो उन्होंने उस वक्त आज़ादी का ऐलान किया था वो इस साइफर की बेस पे उन्होंने लोगों के ज़हनों को आलूदा किया था। और वो लोग जो हैं वो बयानिया तो ज़मीन बोस हो गया, वो साजिश भी बेनकाब हो गई, वो सारे किरदार जो थे वो कानून की अदालत के सामने भी आ गए। लेकिन कुछ पस पर्दा अभी हकीकतें ऐसी हैं कि जो ये केस आगे बढ़ेगा अभी और तो लोगों के नाम आपको सामने शर्मिंदगी होगी कि उस ज़ाती मफाद के लिए किस तरह कौमी और अवामी मफाद को दाव पे लगाया। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब और हारून रशीद साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।